हाय फ्रेंड्स, नीरव शाह ये फ्रॉम हर्षनाथ इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। आज का हमारा जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी परमिट, कनाडा के स्टडी परमिट के ऊपर है। काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस हमें हर बार आते हैं, तो वी थॉट कि हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो बनाए जिसमें हम मेजर क्वेश्चंस और क्वेरीज रिलेटेड टू स्टडी परमिट को कवर कर लें। देर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस की जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं ऑन गोइंग, मतलब जो नए नए आ रहे हैं उनके स्टडी परमिट के क्वेश्चंस होते हैं। ड्यूरिंग दी स्टडी उनका अगर कोई फेलियर आता है उसके क्वेश्चंस होते हैं। मान लो उनको दूसरा कोर्स करना है, मतलब 1+1 या 1+2 या कोई और प्रोग्रेशन उनको स्टडी में चाहिए, तब उनका जो स्टडी परमिट एक्सटेंशन लगता है उसके बारे में उनके क्वेश्चंस होते हैं। स्टडी परमिट के दौरान वर्क आवर्स की क्या लिमिट होती है, पार्ट टाइम फुल टाइम में क्या रूल्स होते हैं उसके क्वेश्चंस होते हैं। प्लस स्टडी परमिट के दौरान अगर उनको कोई भी रीज़न से इंडिया जाना पड़ा, मतलब बैक टू होम कंट्री जाना पड़ा और उनकी स्टडी पे उन्होंने ड्रॉप कर दी और अब उसको रिज्यूम करनी है, फिर से पढ़ाई शुरू करनी है, तो कैसे करें। स्टडी परमिट के बाद जो PGWP पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट लगती है वो कैसे लगाए और उसका पीरियड क्या होता है, मतलब तब जो अगर स्टडी परमिट वैलिड है तो कैसे करना है। देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, इट कुड बी अ मोर देन 15-20 क्वेश्चंस इन टोटल के, जहाँ पे हम लोग ये वीडियो में आपको पूरा नॉलेज देंगे। ये वीडियो हो सके तो आप पूरा एंड तक देखिए एंड मेक श्योर कि उसमें कोई ना कोई आपके क्वेश्चंस या क्वेरीज के आंसर छिपे होंगे। नंबर 2, आप ये जो वीडियो है अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं जिनको स्टडी परमिट के बारे में काफ़ी सारे मीथ होते हैं या कन्फ्यूजन होता है। और हमें कमेंट में या हमारे दिए हुए ईमेल एड्रेस पे आप क्वेरी भी रेज कर सकते हैं regarding your specific query which may not have been included in this video. So let's begin with our important video on study permit. So let's begin with this Canada study permit part. So यहाँ पे आप सैंपल देख पा रहे हैं जो मैंने यहाँ पे शेयर किया हुआ है। ये कैनेडा स्टडी परमिट का सैंपल है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक स्टूडेंट वीज़ा ऑप्टिंग भी नहीं किया है और वो प्लान कर रहे हैं कि जब भी स्टूडेंट वीज़ा उनका स्टैम्प होके जब पासपोर्ट पे आएगा एंड देन दे विल ट्रैवल टू द कैनेडा और उनको जो स्टडी परमिट मिलेगी एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन चेक पे वो कुछ ऐसे दिखेगी। तो ये स्टडी परमिट जब भी आपको मिल रही है मेक श्योर कि आप उसमें जो भी डिटेल पर्सनल डिटेल प्रिंटेड है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से 2 बार पढ़ लें और अगर करेक्शन है तो वहीं पे इमीडिएटली आप उनको बोल दें, ऑफिसर वो आपको चेंज करके दे देगा। अगर आपने एक बार वहाँ से एयरपोर्ट या काउंटर छोड़ दिया और आप चले गए उसके बाद अगर कोई करेक्शन बनता है तो इट विल टेक मिनिमम 30 to 60 वर्किंग डेज और उसके बिना मतलब करेक्शन के बिना आपका सीन नंबर जो होता है वो एक्टिवेट नहीं होता है। तो मेक श्योर टू हैव दिस करेक्टेड एट द सेम पॉइंट। गोइंग फर्दर ऑन नेक्स्ट पार्ट है स्टडी परमिट विद द लेस एक्सपायरी डेट। तो यहाँ पे कई बार बच्चों को लेस एक्सपायरी डेट प्रिंट होती है जब भी वो लैंड वहाँ पे करते हैं। तो ये होता है कि स्टूडेंट जब भी कोई भी इनमें से कोई रीज़न की वजह से लेस एक्सपायरी डेट को ऑब्टेन करता है तो उसको इमीडिएटली एक्सटेंशन अप्लाई करना चाहिए। बिकॉज ये हो सकता है कि उसने शायद लेट ट्रैवल किया हो, उसने शायद इंटेक डिफ़र करवाया हो कोई भी रीज़न से, या उसका वीज़ा लेट आया। तो इन सब रीज़न से अगर आपने वहाँ पे जब आप लैंड करते हो कनाडा में और आपको एक्सपायरी डेट कम दी जाती है तो वीज़ा ऑफिसर भी आपको बोलता है कि आपके कोर्स कंप्लीशन डेट के सामने आपको एक्सटेंशन जल्दी लेना पड़ेगा। तो मेक श्योर कि वो एक्सटेंशन आप हो सके उतना जल्दी लगाएं। फिर यहाँ पे बात हो रही है फुल टाइम पार्ट टाइम जॉब के रूल्स के बारे में ड्यूरिंग द स्टडी परमिट। सो अभी ये जब वीडियो पोस्ट हो रहा है इट इज़ जनवरी 2024। तो अभी के रूल के हिसाब से अप्रैल 2024 तक अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हैं, स्टडी परमिट पे हैं, तो आपको फुल टाइम जॉब अलाउड है। बट पुराना रूल ये था कि 20 आवर्स पर वीक ही अलाउड था, फुल टाइम अलाउड नहीं था, मतलब 80 आवर्स अ मंथ। और मतलब अप्रैल के बाद अगर ये रूल एक्सटेंड नहीं होता है तो आपके लिए यही रूल लागू होगा कि 20 आवर्स पर वीक के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। मतलब 80 आवर्स पर मंथ यू कैन वर्क ड्यूरिंग योर स्टडी परमिट एज अ पार्ट टाइम। फुल टाइम अगर अलाउड है तो मेक श्योर कि आप अपने स्टडी के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। बिकॉज अगर आपका स्टूडेंट वीज़ा मतलब जो स्टडी की अटेंडेंस है या परफॉर्मेंस है या कुछ फेलियर ज़्यादा ऐड होते हैं तो ऑफकोर्स आपको स्टडी परमिट एक्सटेंशन में भी दिक्कत आ सकती है एज वेल एज PGWP पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट में भी दिक्कत आ सकती है। नाउ गोइंग फर्दर ऑन द नेक्स्ट पार्ट इज अगर मैं कोई सब्जेक्ट में फेल हो रहा हूँ
मतलब काफ़ी बच्चों के ये क्वेश्चन आते हैं कि सर मैं एक सब्जेक्ट में फेल हो गया, 2 में हो गया, 3 में हो गया, प्री रिक्वेस्ट सब्जेक्ट में फेल हो गया, तो क्या करना चाहिए? तो मेक श्योर कि अगर आपको री अटेम्प्ट करने के लिए मिल रहा है तो ऑफकोर्स आप अपना पूरा टाइम बचा सकते हो और उसी इंटेक में री अटेम्प्ट कर लेते हो, आपको अगर अलाउ होता है तो। बट वो 10% केस में ही होता है, 90% केस में वो रीज़न बहुत ही पर्टिकुलर वैलिड या जेन्युइन होता है, जिसकी वजह से वो ऑफिसर मतलब जो आपका प्रोफेसर होता है या कोऑर्डिनेटर होता है वो आपको अलाउड नहीं करता है री अटेम्प्ट के लिए और नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए ही बोलता है। अगर आप नेक्स्ट सेमेस्टर 4 मंथ के अंदर ही रीजॉइन कर रहे हो तो यू आर ऑन अनऑफिशियल ब्रेक। अनऑफिशियल ब्रेक में आप फुल टाइम या पार्ट टाइम कुछ भी तरीके का काम स्टडी परमिट के दौरान नहीं कर सकते हो। तो प्लीज़ नोट दिस इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू डोंट हैव टू ब्रीच, बिकॉज अगर आप वो कहीं ना कहीं ब्रीच कर रहे हो तो आपको स्टडी परमिट एक्सटेंशन में या पीजीडब्ल्यूबी में दिक्कत आ सकती है। प्री रिक्वेस्ट सब्जेक्ट्स, अगर कुछ ऐसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप फेल हुए हो जो सब्जेक्ट नेक्स्ट सेमेस्टर में आगे आपको प्रोग्रेस दे रहे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे अगर हम गिन लेते हैं, तो उस हिसाब से आपको प्री रिक्वेस्ट सब्जेक्ट को अगर आप पास नहीं कर पाते हो तो भी आपको ड्रॉप मिलता है, तो भी आप अनऑफिशियल ब्रेक पे हो, तो आपको दूसरा पर्टिकुलर जब भी आप री अटेम्प्ट कर रहे हो दूसरे इंटेक में, तब मेक श्योर कि आप प्री रिक्वेस्ट क्लियर करोगे, फिर ही नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रोग्रेशन मिलेगी। कुछ रीज़न में अगर आप ज़्यादा सब्जेक्ट अगर फेल कर रहे हो तो आपको कोर्स ड्रॉप भी करना पड़ता है, तो उसमें दूसरे कोर्स में फिर आपको पढ़ाई शुरू करनी पड़ती है, एडमिशन लेना पड़ता है, बिकॉज आप विदाउट स्टडी मोर देन 4 मंथ वेट नहीं कर सकते हो, स्टडी परमिट पे ये अलाउड नहीं है। 1+1 या एक से ज़्यादा प्रोग्राम की स्टडी आप जब कनाडा में करते हो उसकी अगर हम बात करें तो इसमें मेजर क्वेश्चंस जब बच्चों के होते हैं उसमें ये होता है कि सर हमें कब दूसरा कोर्स का एडमिशन अप्लाई करना चाहिए, हमें दो पर्टिकुलर कोर्स के बीच में गैप अलाउड है या नहीं है, और उसका प्रोसेसिंग टाइम क्या होता है। तो सबसे पहली बात, मेजर स्टूडेंट जो हमारी कंपनी से गए हुए हैं, हमने हर बच्चों को यही एक पर्टिकुलर एडवाइस दी है कि आप जब भी प्लान के साथ जा रहे हो कि दूसरा प्रोग्राम आपको करना है ड्यू टू 3 इयर्स ऑफ वर्क परमिट आपको अगर गेन करनी है, पीआर गेन करना है, तो आप इमीडिएट लेवल पे मतलब जैसे ही आपका फर्स्ट कोर्स शुरू हो रहा है उसके 1 मंथ के अंदर ही आप दूसरे प्रोग्राम के लिए हम अप्रोच करें। क्योंकि जैसे अभी के सिनेरियो से देखिए, अगर कोई बंदा जनवरी 24 इंटेक में आया हुआ है तो उसके दूसरे साल के प्रोग्राम या नेक्स्ट प्रोग्राम सितंबर 24 के लिए आधे से ज़्यादा पैक हो चुके हैं, और जनवरी 25 के लिए भी प्रोग्राम का एडमिशन कब से शुरू हो चुका है। सो मेक श्योर कि आप एडमिशन हो सके उतना जल्दी अप्लाई कीजिए। दूसरा रूल है कि आपको 2 कोर्स के बीच में वर्क अलाउड है या नहीं है, तो ऑफकोर्स ये अलाउड है, बट आपको ये 3 कंडीशन फॉलो करनी है। नंबर 1, आपको दूसरे कोर्स का एडमिशन बहुत ही जल्दी ले लेना है। नंबर 2 कि आपको उसकी सीट कंफर्मेशन जो डिपॉजिट है वो रिस्पेक्टिव कॉलेज की वो पे करनी है आफ्टर द एडमिशन। एंड नंबर 3 इज़ आपको स्टडी परमिट एक्सटेंशन बहुत ही जल्दी डालना है, उसका कंफर्मेशन आ जाने के बाद इट इज़ अलाउड। सो काफ़ी स्टूडेंट्स को ये होता है कि हमें स्टडी परमिट एक्सटेंशन हम एक्सपायरी से पहले ही डालें, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके पास अगर नए कोर्स का एडमिशन लेटर आ गया है, ड्यूरेशन एक्सटेंड करवानी है, तो आप उसी टाइम पे करवा सकते हैं। फिर बात करते हैं, स्टडी कंप्लीट हो गई, पीजीडब्ल्यूपी की एप्लीकेशन लगानी है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें मेजर क्वेश्चन ये होता है कि सर मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई है, नाउ आई कैन वर्क फुल टाइम, एंड नो, द आंसर इज कम्प्लीटली नो। आपका स्टडी कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट और कोर्स कंप्लीशन लेटर लेके पीजीडब्ल्यूपी एप्लीकेशन लगाना है। पीजीडब्ल्यूपी एप्लीकेशन का जब कंफर्मेशन मिल जाता है देन ओनली यू आर अलाउड टू वर्क फुल टाइम। Before that you will be called on a study permit, so you are not allowed to work as a full time। तो PGWP एप्लीकेशन का कंफर्मेशन में मिल जाएगा जो 24 घंटे में आ जाता है एप्लीकेशन आने के बाद, वो भी अलाउड है। नंबर 2, PGWP एप्लीकेशन की कोई डेडलाइन होती है, तो ऑफकोर्स आप पढ़ाई के बाद 120 डेज के अंदर अंदर इसको एप्लीकेशन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, बट इट इज़ एडवाइजेबल टू अप्लाई एज अर्ली एज पॉसिबल, बिकॉज जो रूल नंबर 1 बताया कि आपको फुल टाइम काम करने के लिए एप्लीकेशन करना कंपलसरी है। नंबर 3 कि पीजीडब्ल्यूपी प्रोसेसिंग टाइम क्या होता है, मतलब अभी के हिसाब से हम गिने, जब हम 2024 जनवरी में बात कर रहे हैं, तो इट इज़ बिटवीन 3 to 4 वर्किंग वीक से लेके 9 से 12 वर्किंग वीक के हिसाब से होता है। बिकॉज ये होता है कि ये ऑफिसर टू ऑफिसर होता है, केस बाय केस होता है, तो पीजीडब्ल्यूपी आपकी एप्लीकेशन लगाने के बाद जो ऑफिसर को असाइन होती है उसके हिसाब से
उसको पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में वो प्रोसेस करते हैं। एंड PGWP अगर 2 अलग अलग कोर्सेज पढ़ने के बाद आप कर रहे हो तो मेक श्योर कि उसके लिए बहुत ही क्रूशियल आपको इन्फॉर्मेशन जाननी ज़रूरी है कि आपकी एप्लीकेशन में आपको दोनों पर्टिकुलर कोर्स के कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, दोनों के अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट या एक का ऑफिशियल दूसरे का अनऑफिशियल जो लेटेस्ट वाला है, प्लस एक आपको कवर लेटर लिखना है जिसमें आप पूरा डिटेल लिखेंगे कि आपने पहला कोर्स कब शुरू किया, कब ख़त्म किया, दूसरा कोर्स कब शुरू किया, कब ख़त्म किया। अगर ये आप पूरा नहीं कर रहे हो तो 3 साल की वर्क परमिट मिलने में दिक्कत हो जाती है। सो whenever we apply for our student, we make sure about all these things. Now talking further कि भाई आप ये ऐसे सब अपडेट्स के बारे में कैसे हमसे जुड़े रह सकते हैं, तो यस, वी डू हैव आवर इंस्टाग्राम हैंडलर, यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, और हमारे नंबर्स भी दिए हुए हैं स्क्रीन के ऊपर, एज वेल एज हमने डिटेल भी यहाँ पे नोट्स में भी डाले हुए हैं। तो आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं टू गेट एवरी काइंड ऑफ अपडेट्स। और अगर आपको क्वेरी है तो आप यहाँ पे दिए गए ईमेल एड्रेस पे भी हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी एंड देन दे विल गाइड यू फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड। एंड अगर इस वीडियो देखने से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो मिल रही है वो किसी और को भी यूजफुल हो सकती है तो प्लीज़ शेयर विद देम। थैंक यू एंड स्टे सेफ। थैंक यू।